उर्दू सफ़ा को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली हर नई वीडियो के लिए घंटी दबाइए। इसके साथ ही जूलिया बे इख्तियार उछल पड़ी क्योंकि उसे कोठी की उकबी तरफ भी बैक वक्त दो कारें रुकने की आवाज़ सुनाई थी। उसी लम्हे कॉल बेल बज उठी तो जोसेफ कार्ड रूम से बाहर आया ही था कि जूलिया सतून की ओट से निकलकर पंजों के बल दौड़ती हुई जोसेफ की तरफ बढ़ने लगी। जोसेफ जो फाटक खोलने जा रहा था जूलिया को इस तरह आते देखकर बे इख्तियार ठटक कर रुक गया। उकबी तरफ भी दो कारें रुकने की आवाज़ आई है। मेरा ख्याल है कि रॉथिम की बजाय उसके आदमी आए हैं। मैं उकबी तरफ जा रही हूँ, तुम उन्हें संभालो, जूलिया ने आहिस्ता से कहा। उसके साथ ही वो जोसेफ का जवाब सुने बगैर पंजों के बल दौड़ती हुई उकबी तरफ चली गई। तो जोसेफ ने इस अंदाज में कंधे उचकाए जैसे उसे जूलिया की उकबी तरफ जाने की वजह समझ में ना आई हो, क्योंकि वो जानता कि उकबी तरफ दरवाज़ा तो मौजूद है लेकिन वो अंदर से बंद था। इन चार दीवारी इतनी ऊंची थी और इस पर खारदार तारें भी नस्ब थी जिनसे इलेक्ट्रिक करंट गुजर रहा था, इसलिए उकबी तरफ से किसी के अंदर आने का कोई रास्ता इसकी नज़रों में ना था। बहरहाल कंधे छटक कर वो मुड़ा और उसने फाटक का बड़ा कुंडा हटाया और फिर एक जोरदार झटके से उसने फाटक खोल दिया। फाटक खुलते ही चार मुसल्ला अफराद हाथों में मशीन गनें लिए दौड़ते हुए अंदर दाखिल हुए ही थे कि जोसेफ जो फाटक के पट के पीछे था मजीद इसकी पीछे हो गया। चारों मुसल्ला अफराद ने तेज़ी से मुड़कर फाटक की तरफ देखा और फिर भागते हुए आगे बढ़े ही थे कि एक कार तेज़ी से अंदर दाखिल हुई। कार में दो आदमी थे। कार जैसे ही आगे बढ़कर इन चारों के करीब रुकी उसके दरवाजे खुले और दोनों आदमी बिजली की सी तेज़ी से नीचे उतर आए। यहाँ तो कोई नहीं है, इनमें से एक ने हैरत भरे लहजे में कहा। फाटक किसने खोला है? कार में से उतरने वाले एक आदमी ने कहा। फिर इससे पहले कि वो मजीद कुछ कहते या करते उकबी तरफ से मशीन पिस्टल की तेज़ फायरिंग की आवाज़ें सुनाई देने लगी। तो वो तमाम अफराद तेज़ी से दौड़ते हुए साइड गली की तरफ भागे ताकि वहाँ से उकबी तरफ जाते, लेकिन इससे पहले कि वो गली तक पहुँचते जोसेफ के हाथ में मौजूद मशीन पिस्टल ने गोलियाँ उगलनी शुरू कर दी और पलक झपकने में 6 के 6 आदमी चीखते हुए नीचे गिरे और तड़पने लगे। इनमें से कई ने उठकर फायर करने की कोशिश की लेकिन फिर वो साकित हो गए। पुछ से ऐन दिल में उतर जाने वाली गोलियों ने उन्हें ज़्यादा देर तड़पने का भी मौका न दिया। इसके साथ ही जोसेफ ने बिजली की सी तेज़ी से फाटक बंद करके कुंडा लगाया और फिर किसी जंगली हिरन की तरह कलांचे भरता हुआ वो साइड गली की तरफ बढ़ गया। लेकिन दूसरे लम्हे गली के कोने पर ही वो बेइख्तियार रुक गया क्योंकि जूलिया दौड़ती हुई इधर आ रही थी। क्या हुआ? जूलिया ने करीब आकर पूछा। फिर वो बेइख्तियार ठटक कर रुक गई क्योंकि गली के करीब ही 6 लाशें पड़ी उसे नजर आ गई थी। यही मैं आपसे पूछने वाला था, जोसेफ ने बड़े इत्मीनान भरे लहजे में कहा। उकबी दरवाज़ा इन्होंने बाहर से खोल लिया था, शायद इसका कोई ख़ास तरीका है। फिर 8 मुसल्ला अफराद इंतहाई मोहतात अंदाज में अंदर आए। आखिरी आदमी ने अंदर से दरवाज़ा बंद किया। मैं गली के कोने वाले सतून की ओट में हो गई थी। जब मुझे यकीन हो गया कि अंदर आने वाले यही 8 अफराद हैं तो मैंने फायर खोल दिया और वो 8 चूँकि इकट्ठे ही आ रहे थे इसलिए वो 8 आसानी से फायरिंग की सद में आकर ख़त्म हो गए। इस दौरान मुझे इधर फायरिंग की आवाज़ें सुनाई दी थी इसलिए परेशान हो गई थी, जूलिया ने कहा। फिर जोसेफ ने बड़े सादा से लहजे में उसकी तरफ होने वाली कार्रवाई के बारे में बता दिया। इसका मतलब है कि रूथम को शक हो गया था जिसकी बिना पर उसने खुद आने की बजाय मुसल्ला अफराद भेज दिए। ये तो इनकी हमाकत थी कि वो बराह रास्त अंदर आ गए, वरना अगर ये बाहर से बेहोश कर देने वाली गैस फायर कर देते तो फिर हम दोनों का बच निकलना महाल था। जूलिया ने फाटक की तरफ बढ़ते हुए कहा। हमारी निगरानी हो रही है मैडम, वरना रूथम को सिर्फ अपनी बीवी की फ़ोन कॉल से हमारी यहाँ मौजूदगी का इल्म नहीं हो सकता, जोसेफ ने कहा। तो जूलिया भी इख्तियार चौंक पड़ी। ओह, तुम ठीक कह रहे हो। फिर अब क्या करना है? जूलिया ने होंठ चबाते हुए कहा। हमें उनकी उकबी तरह मौजूद कार के ज़रिए यहाँ से निकल जाना चाहिए और अब इसके सिवा और कोई सूरत नहीं कि हम बराह रास्त क्लब जाकर उसे रूथम से पूछ कुछ करें, जोसेफ ने कहा। नहीं, अगर हमारी निगरानी हो रही है तो हमारे बारे में इत्तला पहले ही वहाँ पहुँच जाएगी। हमें पहले इस निगरानी करने वाले को पकड़ना है, जूलिया ने कहा। फिर आप यहीं ठहरे, में जाकर उसे घेरता हूँ, जोसेफ ने कहा। क्या तुम्हें मालूम है कि वो कहाँ है? पहले तुमने कोई बात नहीं की थी, जूलिया ने चौंक कर कहा। मुझे कोई आदमी नजर नहीं आया, मैंने सिर्फ ख्याल जाहिर किया था। वैसे वो आदमी अब लाजिमन यहाँ के बारे में मालूमात हासिल करने आएगा, जोसेफ ने कहा। ओह हाँ, वेरी गुड। हमें उकबी तरफ से निकलकर घूमकर फ्रंट की तरफ आना चाहिए, जूलिया ने कहा। तो जोसेफ ने असबात में सर हिला दिया। फिर वो दोनों तेजी से मुड़े और एक दूसरे के पीछे दौड़ते हुए उकबी तरफ मौजूद दरवाजे के करीब पहुंच गए। जोसेफ ने दरवाज़ा खोला, फिर सर बाहर निकालकर उसने इधर उधर देखा और उछलकर बाहर निकल आया। जूलिया भी उसके पीछे थी।
उकबी तरफ एक काफ़ी बड़ी चौड़ी गली थी जिसमें 2 कारें मौजूद थी। ओहो, हमें इन कारों की ओट में रहना चाहिए। निगरानी करने वाले चेकिंग के लिए लाजिमन इधर आएगा, जूलिया ने यकलक ठटक कर कहा। ओह अच्छा, वो इधर क्यों आएगा मैडम, वो तो फ्रंट की तरफ से चेकिंग करेगा, जोसेफ ने हैरान होकर कहा। इसने देखा होगा कि तुमने फाटक बंद कर दिया है, अब वो फ्रंट से अंदर नहीं जा सकता, इसलिए लाजिमन वो उकबी तरफ से आएगा, जूलिया ने जवाब दिया। ओह हाँ ठीक है, अब वाकई ही बॉस की तरह सोचती हैं, जोसेफ ने तहसीन आमीज लहजे में कहा। फिर वो दोनों अलहदा अलहदा इन कारों की ओट लेकर खड़े हो गए। थोड़ी देर बाद उन्हें एक नेगरू जिस्म के एक हाथ में एक छोटा सा डब्बा सा था तेजी से गली में दाखिल होकर आगे आता दिखाई दिया। वो बड़े मोहतात और चौकन्ना अंदाज में इधर उधर देख रहा था। ये क्या हुआ, फाटक भी बंद है और यहाँ उकबी दरवाज़ा भी, अंदर फायरिंग भी हुई है, फिर क्या हुआ इन दोनों का। इस आदमी ने कारों का करीब आकर उकबी दरवाज़ा बंद देखकर बड़बड़ाते हुए कहा, क्योंकि जूलिया ने दरवाजे को बाहर से बंद कर दिया था। वो आदमी वापस मुड़ने ही लगा था कि यकरख्त कार की ओट से जोसेफ किसी भूखे उकाब की तरह इस पर झपटा और दूसरे लम्हे वो आदमी चीखता हुआ उछलकर ज़मीन पर जा गिरा। डब्बा इसके हाथ से निकलकर दूर जा गिरा था। वो उठने की कोशिश कर रहा था कि जोसेफ ने उसके सीने पर लात मारी और वो एक बार फिर चीखता हुआ नीचे जा गिरा और एक झटके से साकित हो गया। जूलिया ने वो डब्बा उठा लिया था। ओह, ये तो कोई जदीद ऐजाद है और इसमें मौजूद स्क्रीन पर हम दोनों की बाकायदा तस्वीरें मौजूद हैं, जूलिया ने कहा। इसने रूथम को इतला दी होगी, जोसेफ ने कहा, लेकिन यह हमारे पीछे कब से लगा हुआ है, ये तो इससे मालूम करना होगा, जूलिया ने कहा। तो जोसेफ ने असबात में सर हिलाता हुआ आगे बढ़ा और उसने ज़मीन पर पड़े हुए इस बेहोश नेगरू का नाक और मुंह दोनों हाथों से बंद कर दिया। चंद लम्हों बाद जब इसके जिस्म में हरकत के तासुरात नमूदार होने शुरू हो गए तो जोसेफ ने हाथ हटाए और उसे गर्दन से पकड़कर एक झटके के साथ एक कार की डिक्की पर इस तरह डाल दिया कि इसके ऊपर वाला जिस्म दोहरा होकर डिक्की के साथ लग गया, जबकि निचला जिस्म कार की साइड में लटक रहा था। जोसेफ ने एक हाथ उसकी गर्दन पर रख दिया और दूसरे हाथ से उसने उसके मुंह पर यकलख जोरदार थप्पड़ मार दिया, जबकि उसके निचले जिस्म को उसने अपने जिस्म का वजन डालकर दबाया हुआ था। चंद लम्हों बाद वो आदमी खरखराहट की आवाज़ निकालते हुए होश में आ गया। क्या नाम है तुम्हारा, जोसेफ ने इसके गले पे मौजूद हाथ को दबाते हुए कहा। साबू, साबू। इस आदमी के मुंह से एक खरखराहट भरी आवाज़ निकली कि किसी को तुमने हमारे बारे में इतला दी है, जोसेफ ने मुस्कुराते हुए कहा। हाथ हटा लो, मैं सब कुछ बताता हूँ, साबू ने रुक रुक कर कहा। उसकी हालत खासी खस्ता हो रही थी क्योंकि जोसेफ के हाथ का अंगूठा उसकी शहरक पर था। जोसेफ ने अंगूठा हटा लिया। बॉस डेवी को इतला दी है, साबू ने कहा। तो डेवी का नाम सुनकर साथ खड़ी जूलिया चौंक पड़ी, लेकिन फिर इससे पहले कि वो कुछ पूछते अचानक दूर से दौड़ते हुए कदमों की आवाज़ें सुनाई दी। तो जोसेफ ने हाथ को जोर से झटका देकर इस आदमी को एक तरफ फेंका और उछलकर वो कार की डिग्गी पर से होता हुआ उकबी तरफ कूद गया, जबकि जूलिया ने भी बिजली की सी तेज़ी से कार की ओर ले ली थी। उसी लम्हे 4 मुसल्ला अफराद गली की नुक्कड़ पर एक लम्हे के लिए रुके, फिर इस तरह दौड़ते हुए आगे बढ़ गए। वो आदमी हलाक हो चुका था, इसलिए अब इसे मज़ीद कुछ पूछने की गुंजाइश ना रही थी। आओ, हमें यहाँ से निकलना है, इस रूथम ने मज़ीद आदमी भेजे हैं, जूलिया ने तेज़ लहजे में कहा और गली की नुक्कड़ की तरफ पंजों के बल दौड़ती हुई आगे बढ़ती चली गई। हाथ में मौजूद इस डब्बे को उसने भागने से पहले ज़मीन पर जोर से दे मारा था, जिससे हल्का सा धमाका हुआ और इस डब्बे के पुर्जे हो गए। जोसेफ इसके हुक्म में था। फिर वो साइड गली से निकलकर दौड़ते हुए इस तरफ बढ़ते चले गए जिस तरफ उनकी जीप मौजूद थी। अब स्काई नाइट क्लब जाना है मैडम, जोसेफ ने जीप के करीब पहुंचते ही कहा। तो जूलिया ने असबात में सर हिला दिया। थोड़ी देर बाद इनकी जीप तेजी से आगे बढ़ी चली जा रही थी। रूथम अपने ऑफिस में बड़ी बेचैनी के आलम में कुर्सी पर बैठा पहलू बदल रहा था। वो बार बार फ़ोन की तरफ देखता और फिर बेचैनी से पहलू बदल लेता। उसने डेवी की तरफ से कॉल मिलने के बाद अपने मखसूस ग्रुप को कॉल करके हुक्म दिया था कि वो इसकी रिहाइशगाह पर रेड करें और अगर अंदर नेगरू, हबशी मर्द और स्विस औरत मौजूद हों तो उन्हें हलाक कर दे। फिर कोठी से उसे कॉल करें, लेकिन इससे ये हुक्म दिए निस्फ घंटे से ज़्यादा हो गया था, जबकि उसे मालूम था कि इसका मखसूस ग्रुप ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट के अंदर वहाँ पहुँच जाएगा। ग्रुप का इंचार्ज जेरी था और जेरी को मालूम था कि कोठी के उकबी दरवाजे को किस तरह अंदर से बंद होने के बावजूद बाहर से खोला जा सकता है। फिर जेरी और उसके साथी, जिनकी तादाद जेरी समेत 14 थी, अचानक कोठी पर रेड कर चुके होंगे, लेकिन इसके बावजूद उसकी तरफ से कोई कॉल ना आ रही थी। जब इसकी बेचैनी बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो उसने फ़ोन का रिसीवर उठाया और नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए।
لیکن جب کافی دیر دوسری طرف گھنٹی بجتی رہی اور کسی نے اس کی رہائش گاہ سے کال اٹینڈ نہ کی تو اس کا چہرہ بری طرح بگڑ سا گیا۔ اس نے تیزی سے گریٹر دبایا اور پھر پہلے سے زیادہ تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ راجر بول رہا ہوں، روتھم بول رہا ہوں۔ راجر، تم میری رہائش گاہ کے قریب ہو۔ میری رہائش گاہ پر ایک حبشی مرد اور ایک غیر ملکی عورت جبرن داخل ہو گئے ہیں۔ میں نے ان کے خاتمہ کے لیے جیری اور اس کے پورے گروپ کو بھیجا ہے، لیکن ان کی طرف سے کوئی کال نہیں آئی۔ تم خود وہاں جاؤ اور وہاں جو بھی صورتحال ہو اس کی مجھے فوراً لینڈ لائن فون یا سیل فون پر اطلاع دو، روتھم نے چیخ کر بولتے ہوئے کہا۔ یس باس، دوسری طرف سے کہا گیا تو روتھم نے ریسیور رکھ دیا۔ پھر تقریباً نصف گھنٹے بعد فون کی گھنٹی بج اٹھی تو اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، روتھم بول رہا ہوں، روتھم نے تیز اور انتہائی بے چین سے لہجے میں کہا۔ راجر بول رہا ہوں باس، آپ کی رہائش گاہ سے۔ یہاں جیری اور اس کے پورے گروپ کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں۔ آپ کے 4 مسلح دربان اور 4 ملازموں کو بھی ہلاک کر دیا گیا ہے، جبکہ آپ کی مسز اور آپ کے دونوں بچے کمرے میں بے ہوش پڑے ہیں۔ راجر نے کہا تو روتھم بے اختیار اچھل پڑا۔ بے ہوش ہیں یا؟ روتھم نے چیخ کر کہا۔ بے ہوش ہیں باس، میں نے چیک کیا ہے، راجر نے کہا۔ اوہ تھینک گاڈ، تم وہیں ٹھہرو، میں آ رہا ہوں، روتھم نے اطمینان بھرے لہجے میں کہا اور ریسیور کو کوریڈور پر پٹک کر وہ بجلی کی سی تیزی سے اٹھا اور دوڑتا ہوا کمرے سے باہر نکلا۔ پھر ایک خفیہ راستے سے نکل کر وہ باہر موجود اپنی کار تک پہنچا اور دوسرے لمحے اس کی کار انتہائی تیزی سے دوڑتی ہوئی اپنی رہائش گاہ کی طرف بڑھی چلی جا رہی تھی۔ اس کے ذہن میں مسلسل دھماکے سے ہو رہے تھے کیونکہ جیری اور اس کے پورے گروپ کی ہلاکت کی خبر نے اسے ہلا کے رکھ دیا تھا۔ گو اسے اپنی بیوی اور بچوں کے زندہ بچ جانے پر اطمینان ہو گیا تھا، لیکن جیری اور اس کے ساتھیوں کی موت نے اسے واقعی ہی حیران کر دیا تھا۔ جیری اور اس کے ساتھی تربیت یافتہ افراد تھے اور پھر عقبی طرف سے وہ اندر داخل ہوئے ہوں گے، مگر اس کے باوجود ان سب کا ایک مرد اور ایک عورت کے ہاتھوں اس طرح ہلاک ہو جانا اس کے لیے انتہائی دھماکہ خیز خبر تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ اسے یہ بھی سمجھ نہ آ رہا تھا کہ یہ دونوں کون ہیں اور کیوں انہوں نے اس انداز میں یہ کارروائی کی اور وہ کیا چاہتے تھے، ان کا تعلق کس گروپ سے تھا۔ یہ باتیں اس کے ذہن میں بار بار آ رہی تھیں، لیکن ظاہر ہے اس کے پاس ان کا کوئی جواب نہ تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اپنی رہائش گاہ پر پہنچ گیا۔ راجر اپنے 3 ساتھیوں سمیت وہاں موجود تھا۔ وہاں واقعی قتل عام کیا گیا تھا۔ فرنٹ کی طرف سائیڈ گلی کے قریب 6 افراد کی لاشیں پڑی تھیں، جن میں جیری کی لاش بھی شامل تھی، اور ان لاشوں کی پوزیشن دیکھ کر صاف لگتا تھا کہ وہ سائیڈ گلی کی طرف جا رہے تھے کہ انہیں عقب سے گولیاں مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ گولیاں مارنے والے کا نشانہ اس قدر درست تھا کہ اس کی چلائی ہوئی گولیاں پشت سے داخل ہو کر سیدھی دل میں اترتی چلی گئیں، جبکہ عقبی طرف 8 لاشیں موجود تھیں۔ ان لاشوں کو دیکھ کر بھی اندازہ ہو جاتا تھا کہ وہ سائیڈ گلی کی طرف جا رہے تھے جب ان پر فائر کھولا گیا، اور یہاں بھی ویسے یہی درست نشانے سے کام لیا گیا۔ روتھم نے اپنی بیوی اور دونوں بچوں کو چیک کیا تو اسے معلوم ہو گیا کہ ان تینوں کو کسی گیس سے بے ہوش کیا گیا ہے۔ جیری، تم ان تینوں کو جیپ میں ڈال کر ہسپتال لے جاؤ، میں اس دوران یہاں موجود لاشیں اٹھواتا ہوں۔ یہ اچھا ہوا کہ مار یا بے ہوش ہے، ورنہ اس قدر افراد کی لاشیں دیکھ کر وہ ویسے ہی خوف سے مر جاتی، روتھم نے کہا۔ یہاں اسٹیشن ویگن موجود ہے، ان میں ان تینوں کو زیادہ اچھے انداز میں لے جایا جا سکتا ہے، جیری نے کہا۔ ٹھیک ہے، لے جاؤ، روتھم نے کہا، اور پھر وہ تیزی سے اس کمرے کی طرف بڑھ گیا جہاں فون تھا۔ اس نے فون کا ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ یس، گیری بول رہا ہوں، رابطہ قائم ہوتے ہی ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ روتھم بول رہا ہوں گیری، روتھم نے کہا۔ اوہ آپ باس، دوسری طرف سے قدرے حیرت بھرے لہجے میں کہا گیا، کیونکہ گیری منشیات کے ایک ریکٹ کا انچارج تھا جس کا کام عملی طور پر فیلڈ میں کام کرنا تھا، اور چونکہ تمام کام ایک نظام اور روٹین کے تحت ہوتا تھا اس لیے اسے کال کرنے کی ضرورت روتھم کو بہت کم پیش آتی تھی۔ یہاں لارکو میں سارا کام جیری اس کا گروپ کرتا تھا۔ جیری اور اس کے پورے گروپ کو میری رہائش گاہ پر ہلاک کر دیا گیا ہے، ساتھ ہی یہاں موجود 4 مسلح دربان اور 4 ملازم بھی ہلاک کر دیے گئے ہیں۔ میری بیوی بچوں کو بے ہوش کر دیا گیا ہے، روتھم نے کہا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا مطلب؟ کیوں ایسا ہوا اور کس نے کیا؟ گیری نے انتہائی حیرت بھری لہجے میں پوچھا۔ یہی بات تو میری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ مجھے ایک پارٹی کی طرف سے بتایا گیا کہ ایک حبشی اور ایک سوئس عورت میری رہائش گاہ میں جبرن داخل ہوئے اور اندر موجود ہیں، جبکہ اس سے پہلے میری بیوی ماریا نے مجھے فون کر کے کہا تھا کہ اس کی طبیعت ناساز ہے، اس لیے میں جلد گھر آ جاؤں، جس پر میں نے جیری اور اس کے گروپ کو وہاں بھیجا تھا۔ لیکن پھر اطلاع ملی کہ وہاں یہ سب کچھ ہو چکا ہے، لیکن حملہ آور موجود نہیں۔ میں نے اس لیے تمہیں کال کیا کہ تم معلوم کرو کہ یہ کام کس کا ہو سکتا ہے اور اس انداز کی کارروائی ہمارے خلاف کون کر سکتا ہے، روتھم نے کہا۔
ہمارا تو ایسا کوئی دشمن نہیں ہے، اور اگر کوئی ہے تو وہ اتنا بڑا اقدام نہیں اٹھا سکتا، گیری نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، میں معلوم کرا لوں گا۔ تم ایسا کرو کہ فوراً اپنے آدمی بھیجو اور یہاں سے تمام لاشیں اٹھوا لو۔ میں یہاں موجود ہوں۔ ماریا اور بچوں کو کسی گیس سے بے ہوش کیا گیا ہے، اس لیے میں نے انہیں ہسپتال بھجوا دیا ہے، روتھم نے کہا۔ یس باس، میں ابھی آدمی اور گاڑیاں بھجواتا ہوں، دوسری طرف سے کہا گیا تو روتھم نے کوریڈور دبایا اور پھر تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ یس، رابطہ قائم ہوتے ہی ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ روتھم بول رہا ہوں، ڈیوک سے بات کراؤ، روتھم نے چونک کر کہا۔ سوری سر، چیف اور اس کی وائف کسی نائٹ کلب میں گئے ہوئے ہیں اور اس سے ہمارا کوئی رابطہ نہیں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ کس نائٹ کلب میں ہیں؟ کچھ بتا کر گئے ہیں؟ روتھم نے چونک کر پوچھا۔ نہیں جناب، دوسری طرف سے جواب دیا گیا۔ اوکے، پھر کل صبح بات ہوگی، روتھم نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ تھوڑی دیر بعد گیری کی بھیجی ہوئی گاڑیاں اور آدمی آ گئے تو روتھم نے خود کھڑے ہو کر نہ صرف تمام لاشیں اٹھوائیں بلکہ وہاں لگ جانے والے خون کے دھبے بھی صاف کر دیے۔ جب گاڑیاں اور آدمی لاشیں لے کر واپس چلی گئیں تو واپس کمرے میں پہنچا ہی تھا کہ فون کی گھنٹی بج اٹھی تو اس نے آگے بڑھ کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، روتھم بول رہا ہوں، روتھم نے کہا۔ جیری بول رہا ہوں باس، دوسری طرف سے جیری کی آواز سنائی تھی۔ ہاں، کیا ہوا؟ ماریا اور بچے ہوش میں آ گئے، روتھم نے پوچھا۔ یس باس، میں گولڈ سٹار ہسپتال سے بول رہا ہوں، اب وہ فٹ ہیں کیا؟ انہیں رہائش پر لے آؤں؟ جیری نے کہا۔ ہاں لے آؤ، میں یہی موجود ہوں، روتھم نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ پھر تقریباً آدھے گھنٹے بعد کال بیل بجنے کی آواز سنائی دی تو وہ خود ہی پھاٹک کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے پھاٹک کھولا تو اسٹیشن ویگن اندر داخل ہو گئی۔ اس میں جیری کے ساتھ ماریا اور اس کے دونوں بچے تھے۔ وہ کہاں ہیں وہ دونوں؟ ماریا نے ویگن سے نیچے اترتے ہی انتہائی خوف زدہ لہجے میں کہا۔ خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے ماریا، سب ٹھیک ہو چکا ہے، آؤ، روتھم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پھر جیری کے اسٹیشن ویگن واپس لے جانے کے بعد اس نے خود پھاٹک بند کیا اور ماریا اور دونوں بچوں کو لے کر اندرونی طرف بڑھتا چلا گیا۔ ابھی وہ کمرے میں داخل ہوئے ہی تھے کہ کال بیل بجنے کی آواز سنائی دی تو روتھم کے ساتھ ساتھ ماریا بھی اچھل پڑی۔ اوہ، کہیں وہ دوبارہ نہ آ گئے ہوں، ماریا نے خوف زدہ لہجے میں کہا۔ گھبراؤ مت، ہمارے ہی آدمی ہوں گے، میں معلوم کرتا ہوں، روتھم نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ وہ گارڈ اور ملازم کہاں ہیں؟ ماریا نے پوچھا۔ میں نے انہیں چھٹی دے دی ہے، اب نئے لوگ آئیں گے، وہ تمہاری حفاظت نہیں کر سکے، روتھم نے جواب دیا تو تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا پھاٹک کی طرف بڑھ گیا۔ کون ہے؟ اس نے چھوٹا پھاٹک کھولنے سے پہلے اونچی آواز میں پوچھا۔ جیری ہوں باس، باہر سے جیری کی آواز سنائی دی تو روتھم کا تیزی سے دھڑکتا ہوا دل مطمئن ہو گیا۔ اندر سے وہ بھی خوفزدہ ہو گیا تھا، لیکن وہ اپنے خوف کو ماریا اور بچوں پر ظاہر نہ ہونے دینا چاہتا تھا۔ اس نے چھوٹا پھاٹک کھولا اور باہر نکل آیا۔ باس، اوپری طرف 2 کاریں اور ایک اجنبی آدمی کی لاش پڑی ہوئی ہے، اس آدمی کو گردن توڑ کر ہلاک کیا گیا ہے۔ وہاں ایک ڈبہ بھی ٹوٹا ہوا پڑا ہے جس کے اندر کوئی مشینری تھی اور اس کے پرزے وہاں بکھرے ہوئے ہیں، باہر موجود جیری نے کہا۔ اجنبی مشینری؟ کیا مطلب؟ کون ہو سکتا ہے وہ؟ روتھم نے چونک کر کہا۔ میں تو اسے نہیں پہچان سکا باس، ویسے وہ نیگرو ہے، جیری نے جواب دیا تو ایک خیال آتے ہی روتھم بھی اختیار چونک پڑا۔ اوہ، یہ نیگرو کہیں وہ آدمی نہ ہو جو حملہ آوروں کی نگرانی کر رہا تھا؟ یہ ڈبہ یقیناً نگرانی کرنے والی مشینری ہوگا۔ ٹھیک ہے، تم وہ لاش بھی لے جاؤ اور ڈبہ اور مشینری بھی سمیٹ کر لے جاؤ، کل اس بارے میں بات ہوگی، روتھم نے کہا۔ یس باس، کاریں بھی لے جاؤں؟ جیری نے کہا۔ ہاں، اپنی ہی کاریں ہیں، روتھم نے کہا تو جیری نے اسبات میں سر ہلا دیا اور واپس اسٹیشن ویگن کی طرف بڑھ گیا۔ روتھم نے اندر داخل ہو کر پھاٹک بند کیا اور تیز تیز قدم اٹھاتا اندرونی عمارت کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ ایک بار اسے خیال آیا تھا کہ وہ جیری اور اس کے ساتھیوں کو یہاں گارڈ کے طور پر روک لے، لیکن پھر اس نے یہ سوچ کر ارادہ بدل دیا کہ اب ان حملہ آوروں کے دوبارہ یہاں آنے کی کوئی وجہ اس کی سمجھ میں نہ آ رہی تھی اور ابھی وہ ماریا سے ان کے بارے میں تفصیلی معلومات حاصل کرنا چاہتا تھا۔ جوزف اور جولیا دونوں اسکائی نائٹ کلب کے ہال میں داخل ہوئے تو ہال نیگرو افراد سے تقریباً بھرا ہوا تھا، جبکہ خال خال غیر ملکی بھی نظر آ رہے تھے، لیکن یہ غیر ملکی بھی اپنے انداز سے نچلے طبقے کے لوگ ہی نظر آ رہے تھے۔ جولیا کو دیکھ کر ہال میں موجود افراد میں سے کئی افراد کی نظریں جولیا پر جم سی گئیں، لیکن جولیا کے ساتھ جوزف کو دیکھ کر ان کے ہونٹ بھیج گئے تھے، کیونکہ جوزف جولیا کے پیچھے بالکل اس انداز میں چل رہا تھا جس انداز میں وہ عمران کے باڈی گارڈ کے طور پر چلتا تھا۔ کو جوزف جیسے ڈیل ڈول اور قد قامت کے افراد بھی یہاں خاصی تعداد میں موجود تھے، لیکن جوزف کا انداز اتنا مروب
मरूब कुन था कि किसने उठ को जूलिया से बात करने की कोशिश भी ना की थी। जूलिया काउंटर पर पहुंची तो वहां भी 2 गुंडानुमा आदमी मौजूद थे, जिनमें से एक ऊंचे स्टूल पर बैठा हुआ था जबकि दूसरा वेटर्स को सर्विस देने में मसरूफ था। स्विट्जरलैंड से मैडम जेनी मॉर्थम से मिलने आई हैं। जूलिया ने काउंटर पर पहुंचकर बड़े शाहाना अंदाज में कहा तो स्टूल पर बैठा हुआ आदमी इसका लहजा और अंदाज सुनकर तेजी से खड़ा हो गया। बास तो अपनी रिहाइशगाह पर चले गए हैं मैडम, काउंटर मैन ने जवाब देते हुए कहा। कब गए हैं? जूलिया ने पूछा। तकरीबन 1 घंटा हो गया है मैडम, काउंटर मैन ने जवाब देते हुए कहा। क्या वो वापस आएंगे? जूलिया ने पूछा। जी नहीं, वैसे तो वो रात को 1:30-2 बजे जाते हैं, लेकिन आज जल्दी चले गए। अब कल शाम को ही उनकी वापसी होगी, काउंटर मैन ने जवाब दिया। ओके ठीक है, कल मुलाकात हो जाएगी, जूलिया ने कहा और तेजी से वापस मुड़ गई। उसके मुड़ते ही जोसेफ भी मुड़ गया और थोड़ी देर बाद वो क्लब से बाहर आ गए। हम 1 वे के चक्कर में फंस गए थे, वरना हम उसे यहीं पकड़ लेते, जूलिया ने पार्किंग में मौजूद अपनी कार की तरफ बढ़ते हुए कहा। यस मैडम, जोसेफ ने जवाब देते हुए कहा। तो अब क्या करें? क्या दोबारा जाएं? वहां तो उन्होंने खासा हंगामा खड़ा किया होगा, जूलिया ने कदरे फिक्रमंद लहजे में कहा। मैडम, हमने आज रात को ही सारा काम निपटाना है क्योंकि खासे लोग मारे जा चुके हैं। निगरानी करने वाला भी हलाक हो चुका है, इसलिए सुबह होते ही हमारी तलाश शुरू हो जाएगी, जोसेफ ने कहा। वहाँ हमारी कार्रवाई के बाद अब काफ़ी तादाद में लोग सिक्योरिटी के लिए मौजूद होंगे, जूलिया ने कहा। मैडम, जो काम करना है वो करना है। विच डॉक्टर कारगोगी कहा करता था कि जब काम करना हो तो फिर कर दो, ज़्यादा मत सोचो, लेकिन सोचने से काम में रुकावटें पैदा हो जाती हैं, जोसेफ ने जवाब दिया। तो जूलिया भी इख्तियार हंस पड़ी। तनवीर का भी यही कॉल है, इसलिए वो इमरान से लड़ता रहता है, जूलिया ने मुस्कुराते हुए कहा। इस दौरान वो कार में बैठ चुके थे। बॉस बहुत असीम है मैडम, वरना तनवीर की हड्डियां भी अब तक गल सड़ चुकी होती, जोसेफ ने मुंह बनाते हुए कहा। तो जूलिया भी इख्तियार मुस्कुरा दी। वो चूंकि जोसेफ के इमरान के साथ जज्बाती वाबस्तगी के बारे में जानती थी, इसलिए मुस्कुराकर खामोश हो गई। मैडम, वहाँ हम इनकी नज़रों में आ सकते हैं। बहरहाल लाशें उठवा ली गई हैं और वहाँ काफ़ी लोग आए होंगे, जोसेफ ने कहा। तो जूलिया ने इस अंदाज में सर हिला दिया जैसे जोसेफ की तायद कर रही हो। फिर तकरीबन 1.5 घंटे बाद इनकी कार दोबारा इस कॉलोनी में दाखिल हुई जिसमें रॉथम रिहाइशगाह थी। यहाँ चूंकि तमाम सड़कें 1 वे थी, इसलिए उन्हें काफ़ी लंबा चक्कर काट कर आना जाना पड़ रहा था। जोसेफ ने कार एक साइड पर बनी हुई पार्किंग में रोकी तो जूलिया चौंक पड़ी। क्या हुआ? कोठी तो अभी काफ़ी दूर है, जूलिया ने कार रुकते ही चौंक कर कहा। आप यहीं बैठे, मैं हालात का जायज़ा लेकर वापस आता हूँ, जोसेफ ने कार से उतरते हुए कहा। यहाँ वापस आने में तुम्हें काफ़ी देर लग जाएगी, इसलिए मैं भी वहाँ पहुँच रहा हूँ और सामने मौजूद दरख्तों की ओट में रहूँगा, जूलिया ने भी कार से उतरते हुए कहा। तो जोसेफ ने असबात में सर हिलाया और तेज़ी से आगे बढ़ गया, जबकि जूलिया इत्मीनान भरे अंदाज में चलती हुई आगे बढ़ती चली गई। कॉलोनी की सड़कों पर ट्रैफिक खासी थी और फुटपाथों पर लोग भी आ जा रहे थे, जिनमें काफ़ी तादाद गैर मुल्कियों की भी थी, इसलिए जूलिया की तरह किसी ने खसूसी तवज्जो ना दी और वो फुटपाथ पर चलती हुई आगे बढ़ती चली गई। जब वो रूथम की रिहाइशगाह की तकरीबन सामने पहुंची तो ये देखकर चौंक पड़ी कि फाटक खुला हुआ था और जोसेफ फाटक के पास इस अंदाज में खड़ा था जैसे कोठी का मालिक वही हो। इसने हाथ उठाकर जूलिया को आने का इशारा किया तो जूलिया तेजी से सड़क क्रॉस करके फाटक के करीब पहुंच गई। क्या हुआ है? जूलिया ने तेज लहजे में पूछा। कुछ नहीं, मैंने उकबी तरफ से पहले अंदर बेहोश कर देने वाली गैस के कैप्सूल फायर किए और फिर उकबी दरवाज़ा खोलकर अंदर आ गया। लाशें वगैरह यहाँ से हटा ली गई। एक कमरे में मारिया और एक आदमी कुर्सियों पर बेहोश गिरे पड़े हैं। मेज़ पर शराब की बोतल भी मौजूद है, जबकि एक बेडरूम में दोनों बच्चे बेड पर बेहोश पड़े हैं, जोसेफ ने बड़े इत्मीनान भरे अंदाज में रिपोर्ट देते हुए कहा। उसके साथ ही वो फाटक क्रॉस करके अंदर दाखिल हुए तो जोसेफ ने फाटक बंद कर दिया। क्या इस रूथम ने इतनी बड़ी कार्रवाई के बावजूद भी सिक्योरिटी का कोई इंतजाम नहीं किया था? जूलिया ने हैरत भरे लहजे में कहा। इसने सोचा होगा कि तूफान गुजर चुका है, जोसेफ ने जवाब दिया। तो जूलिया ने असबात में सर हिला दिया। थोड़ी देर बाद वो जोसेफ की रहनुमाई में एक बेडरूम में दाखिल हुई तो वहाँ कालीन पर एक मर्द और औरत बेहोश पड़े थे। औरत मारिया थी और जबकि मर्द अजनबी था, लेकिन मारिया जिस हालत में थी उससे जूलिया को अंदाज़ा हो गया कि मर्द रूथम ही हो सकता है। इस औरत को उठाकर बेड पर डालकर इस पर कंबल डाल दो, जूलिया ने कहा। तो जोसेफ तेजी से आगे बढ़ा और उसने औरत को उठाकर बेड पर डाला और एक तरफ पड़ा हुआ कंबल उठाकर उस पर डाल दिया। इसे उठाकर कुर्सी पर डाल दो, रस्सी तलाश करके इसे बांध दो। हाँ, पानी भी लेते आना ताकि इसे होश में लाया जा सके।
यस मैडम, जोसेफ ने कहा और मुड़कर बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया, जबकि जूलिया एक कुर्सी पर बैठ गई। थोड़ी देर बाद जोसेफ वापस आया तो उसके एक हाथ में रस्सी का बंडल और दूसरे हाथ में पानी की बोतल थी। इसने दोनों चीज़ें कालीन पर रखी और फिर बेहोश पड़े रूथम को उठाकर एक खाली कुर्सी पर डाल दिया। चूंकि रूथम बेहोश था इसलिए वो बगैर बाजू वाली कुर्सी पर जमना रहा था और साइड पर ढलक सा जाता था, इसलिए जूलिया ने उठकर उसे संभाला तो जोसेफ ने रस्सी की मदद से उसे कुर्सी पर अच्छी तरह बांध दिया। जोसेफ ने पीछे हटकर कालीन पर रखी हुई पानी की बोतल उठाई और इसका ढक्कन हटाकर उसने एक हाथ से रूथम के जबड़े भींचे और दूसरे हाथ से बोतल का दहाना इसके खुले हुए मुंह में डाला तो बोतल का पानी उसके मुंह से निकलकर इसके कपड़ों में गिरने लगा। कुछ पानी रूथम के हलक से नीचे उतर गया तो जोसेफ ने बोतल हटाई और उसे बंद करके एक तरफ रख दिया और खुद वो जूलिया की कुर्सी के साथ खड़ा हो गया। तुम भी बैठ जाओ, जूलिया ने कहा। नहीं मैडम, आप बॉस की नुमाइंदगी कर रही हैं, इसलिए मैं बैठ नहीं सकता, जोसेफ ने स्पाट लहजे में जवाब दिया तो जूलिया सिर्फ सर हिलाकर खामोश हो गई। चंद लम्हों बाद रूथम होश में आ गया और फिर उसने यकलख्त आंखें खोली और उसके साथ ही उसने लाशौरी तौर पर उठने की कोशिश की, लेकिन जब वो इस कोशिश में नाकाम रहा तो इसकी धुंधली आंखें में यकलख्त शऊर की चमक उभर आई। तुम और यहाँ तुम तो चले गए थे, फिर क्या मतलब? रूथम ने पूरी तरह होश में आते ही उन्हें देखकर इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा, हमने पहले भी तुम्हारी बीवी और बच्चों को हलाक नहीं किया था, सिर्फ उन लोगों को हलाक किया था जिन्होंने हम पर हमला किया था, और अब भी तुम्हारी बीवी और दोनों बच्चे बेहोश पड़े हुए हैं, लेकिन एक लम्हे में तुम्हारी बीवी और दोनों बच्चों की गर्दनें इस तरह काटी जा सकती हैं जैसे मुर्गियों की गर्दनें करती हैं। जूलिया ने बड़े सफाक लहजे में कहा, तुम क्या चाहती हो? तुम मुझे बताओ, मैंने क्या जुर्म किया है? मेरा तो किसी से कोई ताल्लुक नहीं। रूथन ने तकरीबन रो देने वाले लहजे में कहा, यहाँ स्पेशल हेलीकॉप्टर पर मशीनरी लाई गई जो तुम्हारी मंशियात के गोदाम वाले अहाते में उतारी गई, फिर वहाँ से उसे तुम्हारे क्लब के तहखानों में पहुँचा दिया गया, फिर वहाँ से इस मशीनरी को खुफिया तौर पर कहीं ले जाया गया। तुमने बताना है कि यह मशीनरी कहाँ फिट है और किसकी तहवील में है, लेकिन ये बता दूं कि इन बातों का इल्म हमें पहले से है। ये बातें तुमसे इसलिए पूछी जा रही हैं कि मालूम हो सके कि तुम सच बोलते हो या नहीं, और ये सुन लो कि जैसे ही तुम्हारे मुंह से झूठ निकला तुम्हारी बीवी की गर्दन कट गई और फिर उसी तरह तुम्हारे दोनों बच्चों का भी यही हशर होगा। तुमसे असल बात फिर भी पूछी जाएगी, बोलो। जूलिया ने गुर्राते हुए लहजे में कहा, मैं सच बताऊंगा, मेरी बीवी और बच्चों को कुछ मत कहाओ। रूथम ने बेइख्तियार कांपते हुए लहजे में कहा, तो फिर बोलो, जल्दी करो, वक्त मत ज़ाया करो। जूलिया ने तेज लहजे में कहा, यह मशीनरी एक बैनुल अक़वामी तंजीम ब्लैक थंडर की थी, यहाँ इसका ख़ास एजेंट डेविक मौजूद है। इससे पहले भी मैं यहाँ इसके लिए काम करता था, फिर डेविक और पैगी आ गए, मुझे उन्होंने वक्ती तौर पर फारिग कर दिया। ये मशीनरी डेविक के लिए आई थी, वो मैंने अपने अहाते में उतरवाई, फिर वहाँ से मशीनरी मेरे क्लब के तहखाने में पहुँचा दी गई, जहाँ से खुफिया रास्ते से डेविक के आदमी उसे ले गए। रूथम ने जवाब दिया, किस काम के लिए है मशीनरी? जूलिया ने पूछा। डेविक ने बताया था कि मेकअप चेक करने और टारगेट को जलाकर राख बना देने के लिए ये मशीनरी इस्तेमाल होती है। इसने मुझे बताया कि मार्तू एरिया में ब्लैक थंडर की जो लेबॉर्ट्री है, इस पर एशिया के एक मुल्क के एजेंट हमला करने आ रहे हैं और इनके खात्मे के लिए डेविक और उसकी बीवी पैगी को यहाँ भेजा गया है। मशीनरी भी इस मकसद के लिए भिजवाई गई है ताकि जैसे ही बाकी एशियाई एजेंट मेकअप करके यहाँ पहुँचे, ये मशीनरी उन्हें मार करके और फिर उन्हें दूसरी मशीन के जरिए रेस डालकर राह कर दिया जाए। डेविक के मुखबिर यहाँ पूरे लॉर्गो में फैले हुए हैं। डेविक ने मुझे फ़ोन करके बताया था कि एक कवि हेकल हबशी और एक स्विस निसाद औरत यहाँ मेरी रिहाइशगाह में दाखिल जबरन हुए हैं और अंदर मौजूद हैं, जिस पर मैंने अपने आदमियों को इनकी हलाकत के लिए भेजा, मगर फिर इत्ला मिली कि मेरे सब आदमी हलाक हो गए हैं, तो मैं यहाँ आ गया और फिर तुम दोनों आ गए। रूथम ने जब बोलने पर आया तो मुसलसल बोलता चला गया। तुमने डेविक से बात नहीं की कि औरत और मर्द तो यहाँ मौजूद नहीं हैं? जूलिया ने कहा, मैंने फ़ोन किया था लेकिन वो किसी नाइट क्लब चले गए थे और इस आदमी रॉबी ने बताया कि अब सुबह बात हो सकती है, जिस पर मैं खामोश हो गया। रूथम ने जवाब दिया, कहाँ रहते हैं वो? जूलिया ने पूछा। मुझे मालूम नहीं, रूथम ने रुक रुक कर कहा। जोसेफ, उसकी बीवी की गर्दन काट दो, अब ये झूठ बोल रहा है। जूलिया ने कुर्सी की साइड पर खड़े जोसेफ से कहा। यस मैडम, जोसेफ ने बड़े सफाक लहजे में कहा और जेब से खंजर निकालकर वो तेज़ी से बेड पर बेहोश पड़ी रूथम की बीवी मारिया की तरफ बढ़ने लगा। रुक जाओ, मत मारो, मैं बता देता हूँ, रुक जाओ। रूथम ने यकलख्त हिज़यानी अंदाज में चीखते हुए कहा, बेड के पास खड़े रहो, अब ये झूठ बोले तो गर्दन काट देना। जूलिया ने स्पॉट लहजे में कहा।
यस मैडम, जोसेफ ने जवाब दिया तो रूथम ने तेज तेज लहजे में इस इमारत के बारे में बताना शुरू कर दिया जो लॉर्गो शहर के शुमाल मशरक में वाक़या थी। वो अकेली इमारत थी और इसकी ख़ास निशानी ये थी कि इस इमारत की साइड पर एक ऊंचा मीनार था जिसके ऊपर मेकअप चेक करने वाली मशीनरी और दूसरी मशीनरी आलात लगाए गए थे। इस इमारत की हिफाजत के क्या इंतजामात है? जूलिया ने पूछा। मुझे नहीं मालूम क्योंकि पहले यहाँ मातू कबीले का सरदार मातू रहता था। लेबॉर्ट्री की हिफाजत इसकी जिम्मे थी। फिर डेविक और पैगी के आने पर इसे लेबॉर्ट्री एरिया में भिजवा दिया गया और डेविक और पैगी यहाँ काबिज हो गए। ये मीनार मातू कबीले की इमारत का खसूसी निशान होता है। रूथम ने जवाब दिया। तुम कह रहे हो कि सरदार मातू किसी कबीले का सरदार है जबकि सरदार मातू लेबॉर्ट्री की हिफाजत पर भी तैनात है। ये कैसे मुमकिन है कि एक कबायली सरदार इस अंदाज में किसी लेबॉर्ट्री की हिफाजत कर सके? जूलिया ने कहा। सरदार मातू का कबीला इस लेबॉर्ट्री की गर्द मौजूद है और इसे ब्लैक थंडर ने बाकायदा ख़रीदा हुआ है। वहाँ की हिफाजत के लिए सरदार मातू को बाकायदा एकेडमिया भिजवाकर 4 सालों तक उसे ट्रेनिंग दिलवाई गई। फिर उसे यहाँ तैनात किया गया। अब वो लेबॉर्ट्री एरिया में चला गया है और उसकी जगह डेविक और पैगी को भेजा गया है क्योंकि वो दोनों ब्लैक थंडर के सुपर एजेंट हैं। रूथम ने तफसील बताते हुए कहा। वो अब इस तरह बात कर रहा था जैसे अपने किसी साथी को सब कुछ बता रहा हो। डेविक और पैगी के साथ कितने अफराद हैं? जूलिया ने पूछा। मुझे नहीं मालूम, वैसे मेरा ख्याल है कि 10-12 अफराद डेविक के साथ हैं और 10-12 पैगी के साथ। रूथम ने जवाब दिया। डेविक का फ़ोन नंबर क्या है? जूलिया ने पूछा तो रूथम ने फ़ोन नंबर बता दिया। जोसेफ इसे ऑफ कर दो, जूलिया ने जोसेफ से मुखातिब होकर कहा जो खंदर हाथ में लिए रूथम के करीब मौजूद था। फिर जोसेफ ने बिजली की ज़्यादा तेज़ी से हाथ में मौजूद खंजर रूथम की शहरग में उतार दिया। रूथम बंदे होने के बावजूद किसी सिवा होने वाले बकरे की तरह तड़पने लगा। उसकी गर्दन से खून फुआरे की तरह निकल रहा था। जोसेफ ने उसकी गर्दन में दस्ते तक उतरा हुआ खंजर खींचा और उसे बड़े एतमीनान से उसके लिबास से साफ करने लगा। उसकी बीवी और बच्चों के बारे में क्या करना है? रूथम के साकित होते ही जोसेफ ने पूछा। इन्हें रहने दो, ये बेगुनाह हैं और फिर हमारे बारे में उन्हें कुछ मालूम नहीं है। Like, comment, share, press the bell icon.